Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, देहरादून। तो चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट द लास्ट लेक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, है ना। तो इस लेक्चर में बच्चों बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजन और फ्यूजन के बारे में, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो बच्चों हम लोग शुरुआत करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजन से सबसे पहले, एंड देन वील मूव ऑन टू न्यूक्लियर फ्यूजन। In December 1938, two German scientists, Otto Hahn and Fritz Strassmann, made an accidental discovery that was to change the world. While bombarding a sample of uranium with neutrons in the hope of creating new heavier elements, they were astonished to find chemical evidence for the production of barium, an element about half the mass of uranium. तो बच्चों ये जो पूरी की पूरी डिस्कवरी है ये एक्चुअली एक्सीडेंटल है ना। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो दो जर्मन साइंटिस्ट्स थे, ये लोग क्या होप कर रहे थे, दे वर एक्चुअली इन अ होप ऑफ क्रिएटिंग न्यू हेवियर एलिमेंट्स, लेकिन उनको मिला क्या, बेरियम मिला, है ना। दे वर रिलक्टेंट टू बिलीव देयर ओन रिजल्ट्स। हैन सेंट न्यूज ऑफ दिस डिस्कवरी टू हिज फॉर्मर कलीग लीज मीटनर, अ रेफ्यूजी फ्रॉम Nazism working in Sweden. Over the Christmas holidays, she discussed it with her nephew Otto Frisch, also a German refugee who was visiting her from Denmark, where he worked with Niels Bohr. तो देखिए किस तरीके से नील्स बोर का जो है ना रोल यहाँ पर सामने आ रहा है। Together they came up with the explanation, और वो मजेदार एक्सप्लेनेशन क्या था, the uranium nucleus एक्टिवेटेड बाय न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट, है ना। ये एक्टिवेट हुआ, कैसे एक्टिवेट हुआ, न्यूट्रॉन के बॉम्बार्डमेंट की वजह से हैड स्प्लिट इनटू टू, और वो दो टुकड़ों में टूट गया। मीटनर एंड फ्रिश नेम्ड द प्रोसेस फिजन आफ्टर द सिमिलर प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन इन बायोलॉजी, है ना। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि बायो में कि सेल डिविजन भी इस प्रोसेस से होता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन को बच्चों हम लोग और डिटेल में अब देखते हैं ना। Nuclear fission involves a delicate balance within the nucleus between nuclear attraction and electrical repulsion between protons, है ना। हम लोग जानते हैं ना कि न्यूक्लियस के अंदर, है ना, दो अलग अलग टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक तो अट्रैक्शन का होता है और एक रिपल्शन का होता है बिटवीन प्रोटॉन्स। इन ऑल नोन न्यूक्लियाई द न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेट, इसी वजह से तो न्यूक्लियस रहता है ना। इन यूरेनियम हाउएवर दिस डोमिनेशन इज टेनवस। तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि यूरेनियम में, है ना, ये जो डोमिनेशन जो बहुत प्रबल रहता है बाकी न्यूक्लियस में, बाकी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में, यहां पर वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है ना। देखते हैं कैसे। इफ द यूरेनियम न्यूक्लियस इज स्ट्रेच्ड इनटू एन एलोंगेटेड शेप, जैसा कि आप इस डायग्राम में अभी देखने वाले हैं, है ना, द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस मे पुश इट इनटू एन इवन मोर एलोंगेटेड शेप, ठीक है। If the elongation passes a critical point, nuclear forces yield to electrical ones and the nucleus separates. Clear है ये बात? This is fission. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि होता क्या है इसमें ये होता है कि अगर, है ना, अगर हम लोग क्या कर दें, किसी तरह से क्या कर दें, इस क्रिटिकल डिफॉर्मेशन तक पहुंचा दें, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिकली, है ना, ये ऑटोमेटिकली ये स्प्लिट करने की टेंडेंसी रखता है। तो वही यहां लिखा है कि न्यूक्लियर डिफॉर्मेशन में रिजल्ट व्हेन रिपल्सिव इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ओवरकम अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस, इन विच केस फिजन अकर्स, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि शुरू में तो सब बढ़िया था, है ना, शुरू में तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स था वो क्या था, ग्रेटर फोर्स था, लेकिन क्रिटिकल डिफॉर्मेशन के जस्ट बाद क्या होने लगता है, जो डोमिनेंस है वो किसका हो जाता है, रिपल्सिव इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का। आगे देखते हैं बच्चों, द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ न्यूट्रॉन बाय अ यूरेनियम न्यूक्लियस सप्लाइज इनफ एनर्जी टू कॉज सच एन इलोंगेशन, है ना। तो आखिर ये ऑटोमेटिकली, है ना, ऑटोमेटिकली जो है ये इलोंगेट होने की टेंडेंसी नहीं रखता है ना। तो आखिर इसे क्या चाहिए, इसे एनफ एनर्जी चाहिए टू कॉज सच इलोंगेशन, और ये एनर्जी कौन देता है, जो न्यूट्रॉन टकराता है ना, वो इसे देता है। तो वही यहां लिखा है, देखिए, द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ न्यूट्रॉन बाय अ यूरेनियम न्यूक्लियस, है ना। यूरेनियम न्यूक्लियस क्या करता है, इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है ना, और उसको एनफ एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो इस इलोंगेशन को अटेन कर सके।
द रिजल्टेंट फिजन प्रोसेस में प्रोड्यूस मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ स्मॉलर न्यूक्लियाई, और उसका एक हम लोग एग्जाम्पल भी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारे सामने एक एग्जाम्पल है ना, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो इस यूरेनियम 235 है ना, यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस को हिट कर रहा है, और फिर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और उस वजह से क्या हो रहा है, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि वो दो अलग अलग न्यूक्लियस में स्प्लिट कर रहा है ना, बेरियम और क्रिप्टन के न्यूक्लियस में। क्लियर है ये बात? और इस रिएक्शन में हम लोग एक और चीज क्या देख पा रहे हैं, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में ना, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 न्यूट्रॉन भी फर्दर रीएमिट हो रहे हैं, है ना। इन दिस रिएक्शन नोट दैट 1 न्यूट्रॉन स्टार्ट्स द फिजन ऑफ द यूरेनियम न्यूक्लियस एंड दैट द फिजन प्रोड्यूसेस 3 न्यूट्रॉन्स, है ना। यहाँ पर हम लोग 3 न्यूट्रॉन्स देख पा रहे हैं जो कि येलो से शो किए हुए। बिकॉज न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज एंड आर नॉट रिपेल्ड बाय एटॉमिक न्यूक्लियाई, दे मेक गुड न्यूक्लियर bullets and can cause the fissioning of 3 other uranium atoms, releasing a total of 9 more neutrons, है ना। तो 1 से 3 बन गए, 3 से 9 बन गए, और इसी को हम लोग क्या कहने वाले हैं, चेन रिएक्शन कहने वाले हैं ना। If each of these neutrons succeeding in splitting a uranium atom, the next step in the reaction can produce 27 neutrons and so on, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं। और बच्चों, इसमें न्यूट्रॉन का एक बहुत बड़ा रोल है। न्यूट्रॉन का रोल क्या है कि उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, जिस वजह से वो रिपेल नहीं होता है न्यूक्लियस से, है ना, जिस वजह से वो एक अच्छा बुलेट बन जाता है। वरना हम लोग तो देखते हैं ना, जैसे कि आपको याद होगा रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या हो रहा था, जो अल्फा पार्टिकल था, है ना, वो जब हिट करने की कोशिश कर रहा था गोल्ड के न्यूक्लियस को, तो क्या वो एक्चुअली टच कर पा रहा था? नहीं कर पा रहा था, है ना। एक मिनिमम सेपरेशन था, वहां तक आकर के फिर वो रिबाउंड कर जा रहा था, और ऑल्दो उस प्रोसेस को हम लोग कोलिजन कह रहे थे, लेकिन हम लोग देख पा रहे थे कि क्या हो रहा था, जब वो पास आ रहा था गोल्ड न्यूक्लियस के, तो उसे जो रिपल्सिव फोर्स है वो क्या कर दे रहा था, स्लो डाउन कर दे रहा था। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो फिजन रिएक्शन है ये एक्चुअली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, आइए देखते हैं। अ टिपिकल फिजन रिएक्शन releases energy of about 2 into 10 to the power 8 electron volts, है ना। अब अगर इसे कंपेयर करें एक्सप्लोजन ऑफ अ TNT मॉलिक्यूल से, ट्राई नाइट्रोटाउलिन से, तो हम लोग देख सकते हैं कि बाय कंपैरिजन द एक्सप्लोजन ऑफ अ TNT मॉलिक्यूल रिलीजेस ओनली 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो उसके कंपैरिजन में आप सोचिए, आपको समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी वैल्यू है। द कंबाइंड मास ऑफ द फिजन फ्रैगमेंट्स and neutrons produced in fission is less than the mass of the original uranium nucleus। तो ये वजह है बच्चों कि इतनी ज्यादा एनर्जी एक्चुअली रिलीज होती है, क्योंकि जो इनिशियली है ना, जो इनिशियली हम लोग देख पा रहे हैं, जो यूरेनियम का न्यूक्लियस है, उसकी एनर्जी जो है ना, बहुत बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं फिजन के बाद। ठीक है, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। The tiny amount of missing mass converted to this awesome amount of energy is in accord with Einstein's equation E equal to mc square। तो हम लोग समझ सकते हैं बच्चों कि अगर मास में थोड़ा भी फर्क आएगा, है ना, तो उसके वजह से, है ना, हम लोग जानते हैं कि एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है ना, m इंटू सी स्क्वायर करते हैं। तो इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि इतनी जबरदस्त एनर्जी जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। क्वाइट रिमार्केबली the energy of fission is mainly in the form of kinetic energy of the fission fragments that fly apart from one another and of the ejected neutrons। तो जैसा हम लोगों ने, आपको याद होगा अल्फा डीके में भी देखा था, है ना, कि जो एनर्जी का डिफरेंस है ना, तो हम लोग देख पा रहे थे कि जो रेस्ट मास एनर्जी का डिफरेंस था वहां पर, वो भी क्यू वैल्यू के नाम से जाना जा रहा था, और वो जो अल्फा पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ चुका था। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी हम लोग देख पा रहे हैं ना, कि द एनर्जी ऑफ फिजन इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फिजन फ्रैगमेंट्स। ठीक है, इंटरेस्टिंगली अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज दैट ऑफ गामा रेडिएशन। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, जो बात अभी मैंने आपको बताई वही चीज यहां पर मेंशन्ड है ना, ग्राफ और डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले अगर इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर एक आपको मजेदार तरीके से दिखाया गया है कि यूरेनियम, है ना, यूरेनियम के अगर आप न्यूक्लियस को लेंगे और जो फ्रैगमेंट्स है उनको अगर आप लेंगे, तो आप देखेंगे कि यूरेनियम का न्यूक्लियस जो क्या आ रहा है, हेवियर आ रहा है ना। आपको एक एक्सप्लेन करने और दिमाग में बिठाने के लिए ये डायग्राम यूज हुआ है। ठीक है, अब
यहाँ पर जो ग्राफ देख पा रहे हैं वो बेसिकली किसके बीच में है, मास पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि शुरुआत में ना जब एटॉमिक नंबर कम है तो उस केस में मास पर न्यूक्लियन ज्यादा है, फिर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही कम हो रहा है, लेकिन फिर एक इंक्रीमेंट आ रहा है ना। तो इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस एक्चुअली क्या होता है कि जब वो स्प्लिट होता है क्रिप्टन और बेरियम के न्यूक्लियस में, है ना। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि क्रिप्टन और बेरियम के केस में जो मास पर न्यूक्लियन है वो कम है एज कंपेयर टू यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस को अगर हम लोग एनालाइज करें तो वही यहां लिखा है, देखिए यहां पर न्यूक्लियन इन यूरेनियम फ्रैगमेंट हैज लेस मास, है ना। न्यूक्लियन इन यूरेनियम न्यूक्लियस हैज मोर मास, तो वही चीजें यहां पर मेंशन्ड है। अब बच्चों आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि व्हाई डजंट द चेन रिएक्शन स्टार्ट इन नेचुरली अकरिंग यूरेनियम डिपॉजिट्स, है ना, वहां पर भी तो पॉसिबिलिटी तो है, तो क्या दिक्कत आती है आइए देखते हैं। चेन रिएक्शंस डोंट ऑर्डिनरीली हैपन बिकॉज फिजन अकर्स मेनली फॉर द रेयर आइसोटोप यूरेनियम 235 which makes up only 0.7% ऑफ द यूरेनियम इन द अर्थ, ठीक है। तो बहुत लिमिटेड मात्रा में ये जो आइसोटोप है वो अवेलेबल है। फिशनेबल यूरेनियम 235 इज वेरी डाइल्यूट इन नेचुरल यूरेनियम डिपॉजिट्स। द प्रिवेलेंट आइसोटोप यूरेनियम 238 है ना, ये ज्यादा प्रिवेलेंट है, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रॉन्स, है ना। तो इसकी खासियत क्या है कि ये न्यूट्रॉन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, बट इट डज नॉट ऑर्डिनरली अंडरगो फिजन। So a chain reaction can be quickly snuffed out by the neutron absorbing uranium 238 nuclei, ठीक है। The prevalence of uranium 238 lessens the chances of fission, है ना। तो इसके प्रेजेंस की वजह से जो चांसेस है वो और लेसन हो जाते हैं। With rare exceptions, है ना, एक्सेप्शन तो हमेशा ही होते हैं। Naturally occurring uranium is too impure to undergo a chain reaction spontaneously। तो वही यहां पर देखिए डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कि ओनली 1 पार्ट इन 140 ऑफ नेचुरली अकरिंग यूरेनियम इज यूरेनियम 235। तो देखिए अगर यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ढेर सारे क्या है यूरेनियम 238 है, तो उसमें एक क्या रहेगा, यूरेनियम 235 रहेगा, ठीक है। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर कैपिटल ए अराउंड 120 and is 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर कैपिटल ए इक्वल टू 240, जैसा कि हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं। सपोज अ न्यूक्लियस विथ कैपिटल ए इक्वल टू 240 ब्रेक्स इनटू 2 न्यूक्लियाई ऑफ नियरली इक्वल मास नंबर्स, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस। तो बच्चों आई एम श्योर कि आपको ये डायग्राम याद होगा ना कि न्यूक्लियस को अगर कुछ बाइंडिंग एनर्जी देते हैं तो क्या मिलता है, हमें फ्री न्यूक्लियॉन्स मिलता है। तो देखिए बच्चों इसी का यूज हम लोग एक्चुअली इस सवाल में करने वाले हैं। बेसिकली सवाल में क्या बोला गया है कि एक न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 240 है वो टूट रहा है 2 न्यूक्लियस में, और उन दोनों न्यूक्लियाई का जो है मास नंबर ऑलमोस्ट क्या है, सेम है ना। तो हम 120 ईच मान सकते हैं। क्लियर है ये बात। तो अब यहां पर बोला गया है कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है और उस एनर्जी को हमें निकालना है। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि शुरुआत में, है ना, जो बड़ा न्यूक्लियस था उसकी जो रेस्ट मास एनर्जी थी वो क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी। तभी तो क्या हो रहा है, जो वो 2 फ्रैगमेंट्स में टूट रहा है ना, तो उन 2 फ्रैगमेंट्स की एनर्जी जो है ना, वो क्या रही होगी, कम रही होगी, जिस वजह से जो बाकी एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ लेटर से काइनेटिक एनर्जी निकल रही होगी। तो बेसिकली बच्चों हम लोग क्या निकालने वाले हैं इस सवाल में, इस सवाल में हम लोग निकालने वाले हैं इनिशियल, है ना, जो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस है ना, पेरेंट न्यूक्लियस की हम लोग रेस्ट मास एनर्जी निकालेंगे। उसमें से क्या घटा देंगे, जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई है ना, उनकी रेस्ट मास एनर्जी हम लोग निकालेंगे और दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो एनर्जी आएगी, है ना, वही क्या कहलाएगी, एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। तो अब देखिए बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअली न्यूक्लियस की एनर्जी चाहिए। तो न्यूक्लियस की जो एनर्जी है वो हम लोग इस डायग्राम से क्या कह सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फ्री न्यूक्लियॉन्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी। अगर इसको हम लोग इस तरफ RHS में ले जाएं तो यही बन जाएगा ना कि जो न्यूक्लियस की एनर्जी है दैट इज इक्वल टू फ्री न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी। तो मान लेते हैं बच्चों कि जो हमारे पास है ना, जो बड़ा न्यूक्लियस था शुरुआत में, उसके पास
Z प्रोटॉन थे और N न्यूट्रॉन थे, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो दो न्यूक्लियस में टूटा है ना, तो एक न्यूक्लियस के पास Z1 प्रोटॉन हो गए और N1 न्यूट्रॉन हो गए, और दूसरे न्यूक्लियस के पास Z2 प्रोटॉन हो गए और N2 न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे रेस्ट मास एनर्जी शुरुआत वाले की ना, पेरेंट वाले की। तो रेस्ट मास एनर्जी है ना, तो रेस्ट मास एनर्जी को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रेस्ट मास एनर्जी विल बी इक्वल टू, जैसा अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि उसको किसके बराबर लिख देंगे, जो फ्री न्यूक्लियॉन्स हैं उससे अगर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रेस्ट मास एनर्जी इनिशियल है ना, वो किसके बराबर लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय C² माइनस बाइंडिंग एनर्जी है ना, बाइंडिंग एनर्जी कितने की 240, यहाँ पर हमारे को ये दिया हुआ है ना 240, एक्चुअली जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी हमें देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इनिशियल रेस्ट मास एनर्जी को कितनी कह सकते हैं, ZMP प्लस NMN इंटू C² माइनस, अब देखिए सवाल में हम लोगों को डेटा किस तरीके से दिया हुआ था, हमारे को दिया हुआ था डेटा कि 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर कैपिटल इक्वल टू 240 है ना, तो एक न्यूक्लियॉन के लिए 7.6 है, तो अगर 240 न्यूक्लियन है तो कितनी हो जाएगी 7.6 इंटू 240 है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 7.6 इंटू 240, और ये किस यूनिट में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो अब बच्चों अगर हम लोग बात करें डॉटर न्यूक्लियाई के बारे में ना, तो अगर मैं बात करूं रेस्ट मास एनर्जी है ना, रेस्ट मास एनर्जी किसकी, लेट अस से 1 की है ना, ये किसकी है, जो दो डॉटर न्यूक्लियाई हैं उसमें से पहले वाले की है, ठीक है। तो यहाँ पर रेस्ट मास एनर्जी अगर मैं लिखूं तो मैं कितनी लिख दूंगा, यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, फ्री न्यूक्लियॉन की एनर्जी देखेंगे, तो Z1 MP प्लस N1 MN इंटू C², और इसमें से क्या घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे बाइंडिंग एनर्जी है ना, तो हमारे को पता है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए, Z1 प्लस N1, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसा कि हमारे को सवाल में दिया हुआ है इसके लिए डेटा है ना, आइए उसका देखते हैं और यूज करते हैं। हमारे को सवाल में दे रखा है कि वो है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर A ऑलमोस्ट इक्वल टू 120, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 8.5, ठीक है। इसी तरीके से रेस्ट मास एनर्जी है ना, सेकंड वाले डॉटर न्यूक्लियाई की कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी Z2 टाइम्स MP प्लस N2 टाइम्स MN इंटू C², फ्री न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी, माइनस यहाँ पर क्या लिख देंगे Z2 प्लस N2 टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मल्टीप्लाइड बाय 8.5 है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें इनिशियल रेस्ट मास एनर्जी है ना, रेस्ट मास एनर्जी इनिशियल, इसमें से क्या घटाना है, रेस्ट मास एनर्जी 1 प्लस रेस्ट मास एनर्जी 2 को, क्लियर है बात। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए शुरुआत में हमारे को पता है ना, शुरुआत में हमारे पास एक्सप्रेशन आ रखा है ना, तो देखिए ये है शुरुआत का एक्सप्रेशन है ना, तो ये है रेस्ट मास एनर्जी इनिशियल, तो लिख देते हैं नीचे ZMP प्लस NMN C² माइनस 7.6 इंटू 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे ZMN प्लस N, यहाँ पर ZMP होगा ना, ZMP प्लस NMN इंटू C² माइनस क्या करना था 7.6 मल्टीप्लाइड बाय 240, ठीक है। इसमें से क्या घटाएंगे हम लोग, तो दोनों डॉटर की जो रेस्ट मास एनर्जी है ना, उनको हम लोग घटाएंगे ऐड करके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा सिंपली Z1 प्लस Z2 इंटू, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे MP इंटू C², फिर क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ पर आ जाएगा अगला टर्म N है ना, तो N1 प्लस N2 इंटू, अब एक न्यूट्रॉन का मास हम लोग Mn कह दे रहे हैं, Mn इंटू C², क्लियर है बात। तो ये हमने क्या लिख दिया, अभी तो ये पहले वाले टर्म को लिखा है, अब दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बच्चों, ये बड़े वाले ब्रैकेट में रख देते हैं इसे, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन के साथ है ना, क्योंकि हमें घटाना है, तो यहाँ पर माइनस साइन के साथ क्या आएगा 8.5 मल्टीप्लाइड बाय है ना, अब यहाँ पर लिखेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस N1 प्लस N2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों
Z और Z1 प्लस Z2 ये दोनों तो बराबर है, तो ZMP और यहाँ पर Z1 प्लस Z2 ये ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। उसी तरीके से ये N ये और ये N1 प्लस N2 ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास जो एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, देखिए वो आ जाएगी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 8.5 मल्टीप्लाइड बाय, अब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऐड करके कितने हो जाएंगे 240 हो जाएंगे। अब इसमें से क्या घटाएंगे, माइनस 7.6 इंटू 240 है ना, और ये जो आएगा रिजल्ट ये किस में आएगा, ये आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो यहां से देखिए एनर्जी कितनी आ जा रही है, 240 तो कॉमन आ गया, और यहां पर क्या लिख देंगे 8.5 माइनस 7.6 मतलब कि 0.9 है ना, तो ये बन जाएगा 240 मल्टीप्लाइड बाय 9/10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 0 से 0 चला गया, तो हम लोग बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि एनर्जी फाइनली कितनी आ जाएगी, 9 4 36 3 9 2 18 है ना, तो ये बन गया 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी देखिए यहाँ पर क्या होगी, इतनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो न्यूक्लियर फिजन में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और मजेदार सी चीज है वो एनालाइज करते हैं ना। तो देखिए हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जैसे कि ये शुरुआत में पेरेंट न्यूक्लियस है ना, इसकी एनर्जी मान लीजिए रेस्ट मास एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, वो मान लीजिए E1 है, और जब ये दो फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है ना, तो अब लेटर से की एनर्जी ओवरऑल कितनी हो गई, E3 हो गई। तो हम लोग ये तो देखते हैं ना कि E1 जो है वो ग्रेटर देन E3 है ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जिस वजह से एनर्जी भी रिलीज हो रही है। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है ना, जिसमें ये टूटने वाला है, ये एलोंगेट हो रखा है, तो उस केस में जो इसके पास जो एनर्जी होती है E2 वो एक्चुअली क्या होती है, E1 से भी ज्यादा होती है। तो इस वजह से देखिए जो ग्राफ है ना, वो कुछ ऐसा बनता है ना, शुरुआत में एनर्जी E1, फिर एक इंटरमीडिएट स्टेप है ना, एक इंटरमीडिएट स्टेज है जहां पर इसकी एनर्जी एक्चुअली क्या हो जाती है, इनिशियल एनर्जी से भी ज्यादा हो जाती है, और फिर है ना फाइनली ये जब फ्रैगमेंट्स में टूटता है तो एनर्जी काफी कम हो जाती है और इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से ये प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियसली नहीं हो सकता है ना, लेकिन ये क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर है ना, अगर हम लोग यहाँ पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के हिसाब से अगर बात करें ना, क्वांटम मैकेनिक्स अगर यूज करें, तो क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली ये कहता है कि इफ द फाइनल स्टेट हैज लेसर एनर्जी देन द एनर्जी इन द इनिशियल स्टेट, देयर इज अ चांस दैट द प्रोसेस विल टेक प्लेस इवन इफ the intermediate state has energy greater than the initial one and no energy is supplied externally। तो हम लोगों ने ये तो देखा था कि ऑटोमेटिकली है ना E1 से E3 वाले स्टेज में कन्वर्ट हो पाना तो मुश्किल था, लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो हमें ये बताता है कि ऐसा होना मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, तो ये संभव है कि ये स्पॉन्टेनियसली इसमें क्या हो जाए, स्प्लिट कर जाए। ठीक है, तो सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड बैरियर पेनिट्रेशन। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम लोग पढ़ाई करते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि अ चेन रिएक्शन कैन नॉट ऑर्डिनरली टेक प्लेस इन प्योर नेचुरल यूरेनियम, और ऐसा क्यों, सिंस इट इज मोस्टली यूरेनियम 238। और यूरेनियम 238 के साथ दिक्कत क्या है, the neutrons released by fissioning uranium-235 atoms are fast neutrons readily captured by uranium-238 atoms है ना, ये उसे कैप्चर कर लेते हैं, which do not fission। A crucial experimental fact is that slow neutrons are far more likely to be captured by uranium-235 than by uranium-238। तो ये एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं है ना, वो ज्यादा लाइकली है टू बी कैप्चर्ड बाय यूरेनियम 235 दैन बाय यूरेनियम 238। तो अगर आप चाहते हैं कि यूरेनियम 235 से न्यूट्रॉन जो है ना वो फिजन करें, तो आपको क्या मेक श्योर करना होगा कि ये जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाए, स्लो न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, तो यही बात देखिए बच्चों, यहां लिखिए कि इफ न्यूट्रॉन्स कैन बी स्लोड डाउन, देयर इज एन इंक्रीज्ड चांस that a neutron released by fission will cause fission in another uranium-235 atom, even amid the more plentiful and otherwise neutron absorbing uranium-238 atoms।
तो यहाँ पर यूरेनियम 238 एटम्स जो है वो विलन की तरह काम करते हैं ना। अगर आपको फिजन करवाना है तो आप क्या चाहेंगे कि न्यूट्रॉन जो है वो यूरेनियम 235 को हिट करें, ठीक है। तो ये मेक श्योर करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना होगा। तब क्या होगा, ऑल्दो विलन्स बहुत सारे रहेंगे, यूरेनियम 238 एटम्स वो मेजॉरिटी में रहेंगे, लेकिन फिर भी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, कि फिजन हो यूरेनियम 235 एटम के साथ। दिस इंक्रीज में बी एनफ टू अलाउ अ चेन रिएक्शन टू टेक प्लेस, है ना। और हम लोग जानते हैं कि हमें बहुत ज्यादा, है ना, एक साथ यूरेनियम 235 एटम्स की रिक्वायरमेंट शुरुआत में नहीं होती है, शुरुआत में कम हो, लेकिन वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं वाया चेन रिएक्शन। Within less than a year after the discovery of fission, scientists realized that a chain reaction with ordinary uranium metal might be possible if the uranium were broken up into small lumps and separated by a material that would slow down the neutrons released by nuclear fission, है ना। तो साइंटिस्ट ने इस चीज का अंदाजा लगा लिया था कि क्या किया जा सकता है, यहाँ पर फिजन करवाया जा सकता है ना, और ये चेन रिएक्शन परफॉर्म करवाया जा सकता है अगर यूरेनियम को क्या कर दे, यूरेनियम को इस तरीके से ब्रेक करें इनटू स्मॉल लम्प्स, ताकि हम लोग उसे सेपरेट कर सके बाय मटेरियल्स जो क्या करे, इन न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर सके, है ना। एनरिको फर्मी, है ना, जिनका चेहरा आपको यहाँ दिख रहा है राइट साइड में, हु केम टू अमेरिका फ्रॉम इटली एट द बिगिनिंग ऑफ 1939, led the construction of the first nuclear reactor or atomic pile, as it was called, in a squash court underneath the grandstands of the University of Chicago's Stagg Field. ठीक है, he and his group used graphite, a common form of carbon, to slow the neutrons. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज जो हमें पता लगी है फिलहाल वो क्या है कि जो एनरिको फर्मी ने, है ना, उन्होंने जो एक्चुअली डिजाइन करा था, है ना, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें उन्होंने क्या यूज करा था एज मॉडरेटर, है ना। यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, मॉडरेटर कहते हैं, राइट। जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना। तो उन्होंने यूज करा था ग्रेफाइट, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि ग्रेफाइट का यूज क्यों करा गया ना। दे अचीव द फर्स्ट सेल्फ सस्टेनिंग कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑन December 2, 1942, ठीक है। अब देखिए बच्चों, 3 fates आर पॉसिबल फॉर अ न्यूट्रॉन इन ऑर्डिनरी यूरेनियम मेटल, है ना। 3 चीजें हो सकती है। पहला है, इट मे कॉज फिजन ऑफ अ यूरेनियम 235 एटम, है ना, वो क्या करवा सकता है, यूरेनियम 235 एटम को फिजन करवा सकता है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, एस्केप फ्रॉम द मेटल इनटू नॉन फिजनेबल सराउंडिंग्स, है ना, वो ऐसे जगह पर जा सकता है जहां पर यूरेनियम 235 ना हो और फिजन ना हो। या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, बी एब्जॉर्ब बाय यूरेनियम 238 विदाउट कॉजिंग फिजन, है ना। 238 जो है वो तो इसी चीज के लिए बदनाम है ना। ग्रेफाइट वॉज यूज टू मेक द फर्स्ट फेट मोर प्रोबेबल, है ना। तो पहला फेट जो है, हम लोग जानते हैं कि अगर यूरेनियम 235 एटम के साथ टकरा करके फिजन करवाना है तो न्यूट्रॉन्स को क्या होना पड़ेगा, स्लो होना पड़ेगा, और उसके लिए क्या यूज करा गया था, ग्रेफाइट का यूज करा गया था, है ना। Uranium was divided into discrete parcels and buried at regular intervals in nearly 400 tons of graphite, ठीक है। A simple analogy clarifies the function of the graphite, है ना। तो जैसा मैंने कहा था, अब हम लोग ग्रेफाइट के फंक्शन को एनालाइज करेंगे। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल क्या दिया है कि इफ अ गोल्फ बॉल रिबाउंड्स फ्रॉम अ मैसिव वॉल इट लूजेस हार्डली एनी स्पीड, है ना। वो ऑलमोस्ट एक इलास्टिक कोलिजन जैसा होता है जिसमें वेलोसिटी तो चेंज हो जाती है पर स्पीड चेंज नहीं होती है ना, डायरेक्शन सिर्फ चेंज होती है। बट इफ इट रिबाउंड्स फ्रॉम अ बेस बॉल इट लूजेस कंसिडरेबल स्पीड, है ना। एक रखे हुए बेसबॉल से अगर वो टकराए तो क्या होगा, हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो रिबाउंड करेगा, है ना, लेकिन उसकी स्पीड में काफी चेंज आ जाएगा। क्लियर है ये बात। द केस ऑफ द न्यूट्रॉन इज सिमिलर। इफ अ न्यूट्रॉन रिबाउंड्स फ्रॉम अ हेवी न्यूक्लियस, तो वो बिल्कुल उसके लिए एक दीवार की तरह ही बिहेव करता है ना। It loses hardly any speed, but if it rebounds from a lighter carbon nucleus, है ना, एक लाइटर कार्बन न्यूक्लियस से अगर वो टकराए तो क्या होगा, it loses considerable speed, ठीक है। The graphite was said to moderate the neutrons, है ना, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, मॉडरेटर। The whole apparatus is called a reactor। और ये रहा बच्चों यहाँ पर
रिएक्टर का डायग्राम। तो देखिए बच्चों, ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है ना। एक का काम है प्रोडक्शन ऑफ हीट और एक का काम है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली ये जो रिएक्टर है इसका काम क्या है, हीट का प्रोडक्शन करना। उस हीट से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को बॉईल करके, है ना, ये जो बॉयलर है तो इससे स्टीम प्रोड्यूस करवाते हैं और वो जो स्टीम है वो एक्चुअली टरबाइन को घुमाता है, जो कि क्या करता है, वो जो करंट जनरेट करता है। क्लियर है ये बात? अच्छा बच्चों, एक और बात मैं आपको बता दूं, अभी यहां पर यूज किया गया था ग्रेफाइट, है ना, एज अ मॉडरेटर। लेकिन हेवी वाटर, है ना, हेवी वाटर बेसिकली क्या हो गया, विच कंटेन्स द हेवी हाइड्रोजन आइसोटोप ड्यूटेरियम, है ना, जैसे H2O होता है वैसे ही D2O होता है ना, is an even more effective moderator. This is because in an elastic collision, a neutron transfers a greater portion of its energy to the deuterium nucleus than it would to the heavier carbon nucleus. है ना, ये जो ड्यूटेरियम है उसके कंपैरिजन में कार्बन न्यूक्लियस और भी ज्यादा हैवी होता है ना। तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहां पर अगर क्या यूज हो, हेवी वाटर यूज हो, तो क्या होगा, तो बेटर कोलिजन होगा, है ना। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के पर्सपेक्टिव से, है ना। तो वही यहां पर लिखा है कि इन एन इलास्टिक कोलिजन अ न्यूट्रॉन ट्रांसफर्स अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ इट्स एनर्जी टू द ड्यूटेरियम न्यूक्लियस। तो अगर ज्यादा एनर्जी ड्यूटेरियम को मिल रही है तो वो न्यूट्रॉन खुद स्लो डाउन हो जाएगा ना। एंड अ ड्यूट्रॉन नेवर एब्जॉर्ब्स अ न्यूट्रॉन, है ना, ये भी खासियत है ड्यूट्रॉन की, एज अ कार्बन न्यूक्लियस ओकेजनली डज, है ना। तो कभी कभी ये भी दिक्कत आती है कि कार्बन न्यूक्लियस जो है वो न्यूट्रॉन को क्या कर जाता है, एब्जॉर्ब कर जाता है, लेकिन ड्यूट्रॉन ये काम तो वो कभी भी नहीं करता है। ठीक है, तो अब तक तो हम लोगों ने बात करी थी उस रिएक्टर की जो फर्मी साहब ने बनाया था। अब हम लोग बात करते हैं आजकल के फिजन रिएक्टर्स की, है ना। टुडेज फिजन रिएक्टर्स कंटेन 3 components: न्यूक्लियर फ्यूल, कंट्रोल रॉड्स एंड अ फ्लूइड, यूजुअली वाटर, to extract heat from the reactor. The nuclear fuel is primarily uranium-238 plus about 3% uranium-235, है ना। कुछ पोर्शन जो है uranium-235 का भी होता है। Because the uranium-235 is so highly diluted with uranium-238, an explosion like that of a nuclear bomb is not पॉसिबल, है ना। हम लोग जानते हैं कि यूरेनियम 238 जो है ना, वो क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकता है ना। द रिएक्शन रेट विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अवेलेबल टू इनिशिएट फिजन ऑफ अदर यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई इज कंट्रोल्ड बाय रॉड्स इंसर्टेड इनटू द रिएक्टर। आइए मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं, है ना। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ कंट्रोल रॉड्स जैसी चीज है ना। तो उनका फंक्शन अभी अभी हम लोगों ने देखा, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन देखिए क्या होता है कि द रिएक्शन रेट विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अवेलेबल टू इनिशिएट फिजन ऑफ अनदर यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई इज कंट्रोल्ड बाय रॉड्स इंसर्टेड इनटू द रिएक्टर। तो वो बेसिकली क्या करता है, फिजन रेट को कंट्रोल करता है। और कैसे कंट्रोल करता है, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। तो कैसे चेंज करेगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइए देखते हैं। द कंट्रोल रॉड्स आर मेड ऑफ अ न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल, है ना। वो ऐसे मटेरियल से बना होता है जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने में माहिर हो, जैसे कि कैडमियम और बोरॉन। ठीक है, वाटर सराउंडिंग द न्यूक्लियर फ्यूल इज केप्ट अंडर हाई प्रेशर टू कीप इट एट अ हाई टेम्परेचर विदाउट बॉइलिंग। हम लोग जानते हैं ना कि बॉइलिंग पॉइंट में चेंज लाया जा सकता है अगर हम लोग प्रेशर को चेंज कर दे तो, है ना। हीटेड बाय फिजन, दिस वाटर देन ट्रांसफर्स हीट टू अ सेकेंड लोअर प्रेशर वाटर सिस्टम विच ऑपरेट्स अ टर्बाइन एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, है ना। अभी अभी हम लोगों ने देखा 2 separate water systems are used so that no radioactivity reaches the turbine. तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 अलग अलग वाटर का सिस्टम है ना। एक तो इधर जो प्रोडक्शन ऑफ हीट में यूज हो रहा है और एक इधर जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यूज हो रहा है ना, ताकि कोई भी रेडियो एक्टिविटी टर्बाइन को अफेक्ट ना करे। एक और मजेदार चीज देखते हैं बच्चों। अभी तक तो हम लोगों ने कौन सा रिएक्शन देखा था कि एक स्लो न्यूट्रॉन जो है ना, वो किससे टकराता है, यूरेनियम 235 से, और वो उसे क्या करता है, उसके साथ कंबाइन करके वो यूरेनियम 23692 बनता है फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो है ये बहुत ही अनस्टेबल होता है,
जिस वजह से क्या होता है, ये टूट जाता है किसमें, बेरियम और क्रिप्टन में, है ना। और हमने देखा था कि 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, है कि नहीं। ये देखिए बच्चों, इस रिएक्शन की मैं बात कर रहा था ना, एक न्यूट्रॉन जो है वो किससे टकरा रहा है, यूरेनियम 23592 से, है ना। फिर उसको मिल करके, है ना, क्या हुआ कि वो पहले तो यूरेनियम 236 बना और इमीडिएटली उसके बाद वो क्रिप्टन और बेरियम में टूट गया, है ना। और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन भी यहाँ पर रिलीज हुए थे। लेकिन बच्चों इसके अलावा एक मजेदार चीज ये भी है कि द सेम रिएक्शन कैन प्रोड्यूस अदर पेयर्स ऑफ इंटरमीडिएट मास फ्रैगमेंट्स। और वो क्या क्या है, आइए देखते हैं। यहां तक तो कॉमन है, 236 है ना, यूरेनियम 236 ये तो बनेगा ही, है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 2 अलग अलग, है ना, 2 अलग अलग न्यूक्लियस में ब्रेक कर जा रहा है। जैसे पहले एग्जाम्पल में हम लोग देख पा रहे हैं, ये एंटीमनी और नोबियम में ब्रेक कर जा रहा है ना। और यहाँ पर इस बार 4 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। एक और एग्जाम्पल है जिसमें ये किसमें टूट रहा है, जेनॉन और स्ट्रॉन्शियम में, और इस बार सिर्फ 2 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो इसीलिए अलग अलग केसेस में हम लोग देख पा रहे हैं कि अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। इसलिए ऑन एन एवरेज क्या पाया गया है कि लगभग 2.5 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं ना, ऑन एन एवरेज की अगर हम लोग बात करें तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, है ना। तो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ मॉडरेटर इट इज पॉसिबल दैट द रेशियो के, है ना, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को के से डिनोट करते हैं, जो कि एक रेशियो है। किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फ्यूजन प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन जनरेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स टू द नंबर ऑफ फ्यूजन ऑफ द प्रीसीडिंग जनरेशन मे बी ग्रेटर देन 1, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर जो नया जनरेशन है ना ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर उसकी वजह से जो नंबर ऑफ फ्यूजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ फ्यूजन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रीसीडिंग जनरेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर वो ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब क्या होता चला जा रहा है, ये जो रिएक्शन है वो अब मल्टीप्लाई होता जा रहा है कि नहीं। तो इस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहते हैं। इट इज द मेजर ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यूट्रॉन्स इन द रिएक्टर। क्वाइट ऑब्वियस है। अब अगर k की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑपरेशन ऑफ द रिएक्टर इज सेड टू बी क्रिटिकल, है ना, विच इज व्हाट वी विश इट टू बी फॉर स्टेडी पावर ऑपरेशन। मतलब हम लोग नहीं चाहते कि वो लगातार मल्टीप्लाई होता जाए, वरना उसे कंट्रोल करना क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। और अनकंट्रोल्ड होने पर ही क्या होता है, डिजास्टर, है ना। इफ k बिकम्स ग्रेटर देन 1 द रिएक्शन रेट एंड द रिएक्टर पावर इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, है ना। हम लोगों ने देखा था कि 1 का 3, 3 का 9, 9 का 27, और ये बढ़ता ही चला जाता है। अनलेस द फैक्टर के इज ब्रॉट डाउन वेरी क्लोज टू यूनिटी, है ना। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि कंट्रोल्ड रहे, इसीलिए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 के ही आसपास होनी चाहिए। द रिएक्टर विल बिकम सुपर क्रिटिकल एंड कैन इवन एक्सप्लोड। ऐसा ही एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था बच्चों, चेर्नोबिल, है ना, चेर्नोबिल रिएक्टर में इन यूक्रेन इन 1986, है ना। तो वहां पर जो है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो एक्सप्लोड कर गया था, ठीक है। इन एडिशन टू कंट्रोल रॉड्स, reactors are provided with safety rods which when required can be inserted into the reactor and K can be reduced rapidly to less than unity, है ना। तो एक सेफ्टी रॉड करके भी एक हमारे पास apparatus है ना, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए, कि अगर इसे इंसर्ट कर दें ना इनटू द रिएक्टर, तो K की वैल्यू सडनली जो है क्या कर दी जा सकती है, लेस देन यूनिटी लाई जा सकती है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फिजन पावर, और फिर हम लोग देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ फिजन पावर। तो वन डिसएडवांटेज ऑफ फिजन पावर इज द जनरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो देखिए, जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं ना आफ्टर फिजन, वो एक्चुअली रेडियो एक्टिव होते हैं। लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई आर मोस्ट स्टेबल व्हेन कंपोज्ड ऑफ इक्वल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। हम लोगों ने देख रखा है कि अगर लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई की बात करें तो वो मोस्ट स्टेबल कब होते हैं, जब उनके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एंड इट इज मेनली हेवी न्यूक्लियाई दैट नीड मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स फॉर स्टेबिलिटी, है ना। और हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे साइज बड़ा होता जा रहा था, उससे ज्यादा न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ रही थी अपने को स्टेबल रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 143 न्यूट्रॉन्स बट ओनली 92 प्रोटॉन्स इन यूरेनियम 235। क्लियर है। When uranium fissions into two medium weight elements, the extra neutrons in their nuclei will make them
अनस्टेबल, है ना। These fragments are therefore radioactive and most of them have very short half-lives. ठीक है? Some of them, however, have half-lives of thousands of years. Safely disposing of these waste products as well as materials made radioactive in the production of nuclear fuels requires special storage casks and procedures, है ना। तो इन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को, है ना, रखना ये बहुत बड़ा एक टास्क होता है ना। तो इनको बहुत सेफली जो है हैंडल करना होता है। Although fission power goes back a half century, the technology of radioactive waste disposal remains in the development stage, है ना। अभी भी इस पे काम चल ही रहा है कि किस तरीके से बेस्ट तरीके से, है ना, इसे क्या किया जा सके, डिस्पोज ऑफ किया जा सके। अब देखते हैं बेनिफिट्स क्या है फिजन पावर के। द बेनिफिट्स ऑफ फिजन पावर आर, पहला तो प्लेंटीफुल इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा द कंजर्वेशन ऑफ मेनी बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस दैट एवरी ईयर आर लिटरली टर्न टू हीट एंड स्मोक एंड दैट इन द लॉन्ग रन मे बी फार फ्रॉम प्रेशियस एज सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देन एज सोर्सेज ऑफ हीट, है ना। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये खत्म होते जा रहे हैं ना, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारे जो हैं ये एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो अगर डेवलप कर दिया जा सके ना फिजन पावर, तो इनको बड़ी राहत मिलेगी। और तीसरा बेनिफिट क्या है, द एलिमिनेशन ऑफ द मेगाटन्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स एंड द अदर पॉइजन्स एज वेल एज द ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट आर पुट इनटू द एयर ईच ईयर बाय द बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स, है ना। तो ये तीन बेनिफिट जो है ये एक्चुअली हमारे को बताते हैं कि हमें ये जो न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस है इसका यूज करना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ करना जो है ना, ये अभी भी इसके ऊपर डेवलपमेंट चल ही रहा है, इसके ऊपर थॉट चल ही रहा है। चलिए बच्चों, तो अब तक हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजन तो पढ़ लिया है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। तो देखिए बच्चों, ये जो फ्यूजन वर्ड है वो बेसिकली फ्यूज से बना है ना। फ्यूज का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, ठीक है। तो इंस्पेक्शन ऑफ द मास पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक नंबर ग्राफ विल शो दैट द स्टीपेस्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी हिल इज फ्रॉम हाइड्रोजन टू आयरन। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि अगर हम लोग यहां पर देखें, है ना, तो मास पर न्यूक्लियन एटॉमिक नंबर का फंक्शन दे रखा है। तो शुरुआत में हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ग्राफ जो है वो काफी स्टीप है ना। ऐसा क्यों है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हम लोग हाइड्रोजन 2 न्यूक्लियस की बात करें, मतलब ड्यूटेरियम की बात करें, तो उस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि उसके न्यूक्लियॉन्स जो है उनका मास क्या है, ज्यादा है ना। मास पर न्यूक्लियॉन की बात करें तो ड्यूटेरियम का बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अगर हम लोग हीलियम 4 न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स के बारे में बात करें, ठीक है। तो बच्चों इस वजह से क्या होता है कि अगर, है ना, अगर दो न्यूक्लियस कंबाइन करके, है ना, दो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस कंबाइन करके एक हीलियम का न्यूक्लियस बन जाए, है ना, तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ओवरऑल जो इनिशियल रेस्ट मास एनर्जी थी वो रहेगी ज्यादा एज कंपेयर टू फाइनल रेस्ट मास एनर्जी। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, है ना। तो इस तरीके से एनर्जी को हासिल करा जा सकता है। एनर्जी इज गेन्ड एज लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज, है ना। दिस प्रोसेस इज न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, न्यूक्लियर फिजन के। उसमें टूटता है और इसमें जुड़ता है। वी कैन सी फ्रॉम फिगर दैट एज वी मूव अलोंग द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू आयरन, मतलब कि द लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड ऑफ द एनर्जी वैली, द एवरेज मास पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस। तो बिल्कुल बच्चों हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़े, है ना, हाइड्रोजन से किधर बढ़े, आयरन की तरफ, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि मास पर न्यूक्लियन क्या होता जा रहा है, वो एक्चुअली कम होता जा रहा है। जिस वजह से क्या होता है कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो अगर वो कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनते हैं, तो इनफैक्ट मास पर न्यूक्लियन क्या हो जाता है, कम ही हो जाता है। तो वही बात बच्चों यहाँ पर लिखी है कि thus if two small nuclei were to fuse, the mass of the fused nucleus would be less than the mass of the two single nuclei before fusion, है ना। इस वजह से एनर्जी इज गेन्ड एज लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन फ्यूजन के बारे में, है ना। फॉर अ फ्यूजन रिएक्शन टू अकर, द न्यूक्लियाई मस्ट कोलाइड एट वेरी हाई स्पीड in order to overcome their mutual electric repulsion, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि दो न्यूक्लियस जो है ना,
वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इस वजह से अगर इनको टकराना है तो बहुत हाई स्पीड होनी चाहिए, है ना। द न्यूक्लियाई मस्ट कोलाइड एट अ वेरी हाई स्पीड, काय को, टू ओवरकम देयर म्यूचुअल इलेक्ट्रिक रिपल्शन। The required speeds correspond to the extremely high temperatures found in the sun and other stars, है ना। तो इतनी हाई स्पीड के लिए क्या जरूरी है, इतनी हाई स्पीड के लिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, है ना। हम लोगों ने पढ़ रखा है ना कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतना ज्यादा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। फ्यूजन ब्रॉट अबाउट बाय हाई टेम्परेचर्स इज कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। जो हाई टेम्परेचर की वजह से ये फ्यूजन होता है उसको थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इन द हाई टेम्परेचर्स ऑफ द सन अप्रोक्सीमेटली 657 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन आर फ्यूज्ड टू 653 मिलियन टन्स ऑफ हीलियम ईच सेकेंड, है ना। इस रेट से यहाँ पर कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि मास में कितना फर्क आ रहा है ना। 657 मिलियन टन्स हाइड्रोजन, वो मिलकर के क्या बन रहा है, 653 मिलियन टन्स ऑफ हीलियम। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 मिलियन टन, है ना, इतना मास जो है वो गायब हो जा रहा है। और गायब नहीं हो रहा है, बेसिकली वो क्या हो जा रहा है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सच रिएक्शंस आर क्वाइट लिटरली न्यूक्लियर बर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि इंटरेस्टिंगली मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट्स, है ना। फ्यूजन में भी हम लोगों ने ऐसा ही कुछ देखा था, है ना, कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो बहुत फास्ट स्पीड पे फ्लाई करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से यहां पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन में भी, है ना, जो मेजर एनर्जी है वो किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट्स। और वो फ्रैगमेंट्स जनरली क्या होते हैं, मेनली न्यूट्रॉन्स होते हैं। When the neutrons are stopped and captured, the energy of fusion turns into heat, है ना, जैसा कोलिजन में होता है। In fusion reactions of the future, part of this heat will be transformed to electricity, है ना, यही हमारा मोटिव है। तो एक तरीके से देखिए यहाँ क्या लिखा है, in a sense, nucleons in the heavy elements wish to lose mass and be like nucleons in iron, है ना। आयरन जो है वो इनके लिए क्या है, एक आइडियल है। उसी तरीके से न्यूक्लियॉन्स इन द लाइट एलिमेंट्स ऑल्सो विश टू लूज मास एंड बिकम मोर लाइक दोज इन आयरन, ठीक है। तो दोनों ही आयरन की तरफ टेंड करना चाहते हैं। अब ये देखिए जस्ट एक एग्जांपल है, टू ऑफ मेनी फ्यूजन रिएक्शंस, है ना। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दो ड्यूटेरियम जो है वो मिलकर के क्या बन रहे हैं, हीलियम बन रहे हैं। और यहाँ पर एक न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ड्यूटेरियम और एक ट्रिटियम, है ना, ये दोनों मिलकर के क्या बन रहे हैं, ये दोनों मिलकर के हीलियम बन रहे हैं। और यहाँ पर भी एक न्यूट्रॉन एमिट हो रहा है। और दोनों केसेस में हम लोग देख पा रहे हैं कि एनर्जी जो है कितनी ज्यादा रिलीज हो रही है ना, 3.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि एलिमेंट्स समवॉट हेवियर देन हाइड्रोजन रिलीज एनर्जी व्हेन फ्यूज्ड, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि जैसा ग्राफ था, है ना, तो हम लोग देख पा रहे थे कि हाइड्रोजन और आयरन, इसके बीच में भी जो एलिमेंट्स है ना, वो भी अगर फ्यूज करेंगे तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो सकती है ना। अगर दो मिल करके क्या बन जाए, एक ऐसा न्यूक्लियस बन जाए जिसकी मास पर, है ना, मास पर न्यूक्लियॉन क्या हो, कम हो। Elements somewhat heavier than hydrogen release energy when fused, but they release much less energy per fusion reaction than hydrogen. मतलब हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही खास है। The fusion of still heavier elements occurs in the advanced stages of a star's evolution. The energy released per gram during the various fusion stages from helium to iron amounts only to about 1/5 of the energy released in the fusion of हाइड्रोजन टू हीलियम। मतलब हाइड्रोजन टू हीलियम में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बहुत ही ज्यादा होती है। और जब हम लोग हाइड्रोजन की बात करें, मतलब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन मोस्ट नोटेबली इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटेरियम इज द चॉइसेस्ट फ्यूल फॉर फ्यूजन, है ना। तो अगर फ्यूजन की बात करते हैं तो सबसे बेस्ट क्या रहता है, ड्यूटेरियम रहता है। तो बच्चों देखिए, ये तो हमें पता है कि जो फ्यूजन का प्रोसेस है वो बहुत हाई टेम्परेचर डिमांड करता है ना। लेकिन इस हाई टेम्परेचर को एक्चुअली हासिल किया जा सकता है अर्थ पे भी। कैसे, आइए देखते हैं। प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब, द टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड टू इनिशिएट न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन अर्थ वर अनअटेनेबल, है ना। When it was found that the temperature inside an exploding atomic bomb
are 4 to 5 times the temperature at the center of the sun, the thermonuclear bomb was but a step away, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो फिजन एटम बॉम्ब होता है ना, फिजन एटम बॉम्ब होता है, तो उसकी वजह से एक्चुअली जो टेम्परेचर क्रिएट होता है वो इनफैक्ट 4 to 5 टाइम्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो फिजन का प्रोसेस है वो फ्यूजन को इनिशिएट करवा सकता है ना। वही यहाँ लिखा है कि जैसे ये फ्यूजन हाइड्रोजन बॉम्ब है ना, तो उसके अंदर क्या है, एटॉमिक बॉम्ब जो कि ट्रिगर का काम करते हैं ना, दीज आर एक्चुअली ट्रिगर्स टू द फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। द फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब वाज डेटोनेटेड इन 1952। चलिए बच्चों, तो एक आसान सा सवाल देखते हैं। कंसिडर टू ड्यूट्रॉन्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर with equal speeds in a deuteron gas. What should be their kinetic energies when they are widely separated so that the closest separation between them becomes 2 Fermi? Assume that the nuclear force is not effective for separations greater than 2 Fermi. At what temperature will the deuterons have this kinetic energy on an average? तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी पूरे सिस्टम की क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो शुरुआत में है ना, शुरुआत में मान लेते हैं कि दोनों ड्यूट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो k थी, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनिशियल एनर्जी 2k, है ना। उस समय दे आर वाइडली सेपरेटेड, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, बट दिस शुड बी इक्वल टू, है ना, जब ये दोनों बिल्कुल पास आ जाएंगे और इनके बीच में दूरी जो है वो लगभग कितनी हो जाएगी, 2 फर्मी हो जाएगी। तो उस समय जो है हम लोग यहाँ पर क्या कह देंगे कि जो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कितना लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज जो है ना, वो कितना होता है, वो सिंपली एक प्रोटॉन का होता है, तो E इंटू ई अपॉन यहाँ पर डिस्टेंस कितना लिखेंगे, 2 फर्मी, है ना। तो 2 फर्मी का होल स्क्वायर। तो यहां पर बच्चों अगर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो k की जो वैल्यू आती है वो आती है 5.7 इंटू 10 टू द पावर -14 जूल। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो होनी पड़ेगी। तो बच्चों अगर हर ड्यूट्रॉन के पास, है ना, दोनों ड्यूट्रॉन के पास इतनी इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि 3/2 इंटू KT, है ना, ये k अलग है, ये k अलग है। तो एक काम करता हूं, मैं इसे लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो 3/2 KT शुड बी इक्वल टू कितने के बराबर होना चाहिए, 5.7 इंटू 10 टू द पावर -14 जूल के बराबर। यहां पर k जो है वो क्या होता है, k होता है बोल्ट्जमैन्स, है ना, कांस्टेंट। क्लियर है ये बात। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है हीट चैप्टर में, है ना, थर्मोडायनेमिक्स में, KTG में भी देखा है कि अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए 5.7 इंटू 10 टू द पावर -14 जूल, तो उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर T होना चाहिए सच दैट 3/2 KT शुड बी इक्वल टू 5.7 इंटू 10 टू द पावर -14 जूल, है ना। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर हमारे को मिल जाएगा और वो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 5.7 इंटू 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाय, यहां पर 3 आ जाएगा और k की वैल्यू होती थी 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23। तो बच्चों यहां से जो टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है 2.8 इंटू 10 टू द पावर 9 केल्विन। तो इतना हाई टेम्परेचर होना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, एक बहुत ही मजेदार चीज मैं आपको बताने वाला हूं। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो 10 टू द पावर 9 केल्विन है ना, इस ऑर्डर का जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड आ रहा है, लेकिन इतना टेम्परेचर जो है ना वो सन का नहीं होता है। सन का टेम्परेचर जो है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 7 केल्विन। फिर भी वहां पर क्यों फ्यूजन होता है, तो आइए समझते हैं। इसके दो रीजंस है। एक तो ये जो 3/2 KT का फॉर्मूला हमने लगाया है वो एक्चुअली एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बता रहा है ना। तो कुछ की एनर्जी क्या हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कुछ की कम भी हो सकती है ना, ये सिर्फ एवरेज है। और दूसरी चीज कि एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी नहीं चाहिए होती है जितनी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। और ऐसा हम लोगों ने बैरियर पेनिट्रेशन वाले टॉपिक में भी पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 3 अल्फा पार्टिकल्स कंबाइन टू फॉर्म अ C12 न्यूक्लियस। द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4.002603 U। तो देखिए बच्चों, हम लोग समझ पा रहे हैं
कि क्या होगा अगर 3 अल्फा पार्टिकल्स कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ C12 न्यूक्लियस। हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो मास पर न्यूक्लियन है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिस वजह से कुछ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एनर्जी रिलीज्ड विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स किसका मास, मास ऑफ He42 है ना, ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। और इसमें से क्या घटाएंगे, मास ऑफ C12 6 है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे C² से। तो ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा है कि 3 टाइम्स अगर हम लोग कर दे किसके मास को, अगर हम लोग यहाँ पर अल्फा पार्टिकल के मास को यूज करें, ठीक है, और उसमें से क्या घटा दें, मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस को। क्लियर है ये बात। लेकिन हमारे को सवाल में तो एटॉमिक मास गिवन है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ हीलियम यूज कर रहा हूँ और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन यूज कर रहा हूँ, तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और 3 हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर हीलियम एटम, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और कार्बन के पास भी तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, जिस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि एटॉमिक मासेस का भी यूज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये न्यूक्लियस का मास ही बन जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय, है ना, 4.002603 है ना, U माइनस, अब C12 का मास तो नहीं दे रखा है, लेकिन हमें पता है कि इसी को तो हम लोग क्या मानते हैं, इसी को तो हम लोग रेफरेंस मानते हैं। तो C12 इसका मास कितना हो जाएगा, 12U हो जाएगा, और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C² से, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमारे पास अगर कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, हम लोग समझ पा रहे हैं कि 3 × 4.002603 में से 12 घटा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे UC² से ना, और UC² की वैल्यू हम लोग कितनी रख देंगे, UC² की वैल्यू हम लोग रख देंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसा करने पर जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आएगी 7.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बातें करते हैं फ्यूजन इन सन की, है ना। तो अमंग द सेलेस्टियल बॉडीज इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, द सन इज रिलेटिवली कूलर, है ना। तो सन जो है वो हमारे लिए तो बहुत बहुत ज्यादा हॉट है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज, है ना, वो क्या है, वो रिलेटिवली कूलर है ना। देर आर स्टार्स विथ टेम्परेचर्स अराउंड 10 to the power 8 केल्विन इनसाइड। तो उसके कंपैरिजन में देखिए, इन सन एंड अदर स्टार्स वेयर द टेम्परेचर इज लेस देन और अराउंड 10 to the power 7 केल्विन, है ना, ये हम लोगों ने अभी अभी देखा भी था। फ्यूजन टेक्स प्लेस डोमिनेंटली बाय प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल एज शोन। तो आइए बच्चों, इस प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल को हम लोग एनालाइज करते हैं ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर 1 2 3 और 4 अलग अलग रिएक्शंस हमारे को दे रखे हैं ना। तो सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये H11 है ना, मतलब ये प्रोटॉन है। तो 2 प्रोटॉन मिलकर के क्या बन रहे हैं, ये ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस बन रहा है, साथ में पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो प्लस 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही है। फिर यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो दोनों कंबाइन कर रहा है और गामा फोटोन निकल रहा है, ठीक है, साथ ही साथ एनर्जी भी है। उसके अलावा फिर जो तीसरी इक्वेशन है उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि ये ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस है जो प्रोटॉन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, हीलियम का एक आइसोटोप, है ना। और यहाँ पर अगेन गामा रे और एनर्जी ढेर सारी निकल रही है। और जो आखिरी रिएक्शन है उसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 2 हीलियम के न्यूक्लियस ये कंबाइन करके हीलियम 4 है ना, हीलियम 4 टू ये वाला न्यूक्लियस बन रहा है, साथ में 2 प्रोटॉन भी निकल रहे हैं और एनर्जी 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर द फोर्थ रिएक्शन टू अकर द फर्स्ट 3 रिएक्शंस मस्ट अकर ट्वाइस, है ना। तो पहले जो 3 इक्वेशन है ये एक्चुअली 2 बार होंगी, है ना, फिर जाकर के ये चौथा इक्वेशन होता है। इन विच केस 2 लाइट हीलियम न्यूक्लियाई यूनाइट टू फॉर्म ऑर्डिनरी हीलियम न्यूक्लियस, है ना। तो ये 2 लाइट हीलियम न्यूक्लियाई है ना, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि मास नंबर कितना है, सिर्फ और सिर्फ 3 है ना। तो ये जो 2 लाइट हीलियम न्यूक्लियाई है ये मिल करके क्या बनते हैं, ऑर्डिनरी हीलियम न्यूक्लियस, जिसका मास नंबर 4 होता है। If we consider the combination 2 times 1 plus 2 times 2 plus 2 times 3 plus 4, the net effect is ये रही हमारी फाइनल इक्वेशन, है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि फाइनली क्या रिजल्ट आ रहा है कि 4 हाइड्रोजन एटम्स एक्चुअली कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म हीलियम एटम विद अ रिलीज ऑफ 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है।
चलिए बच्चों, तो इस लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं ना। ये हमारे पूरे के पूरे न्यूक्लियाई चैप्टर का लास्ट सवाल होगा। कैलकुलेट द क्यू वैल्यू ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन। और यहाँ पर किन के बीच में रिएक्शन हो रहा है? यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हीलियम न्यूक्लियस कंबाइंस विद अगेन अनदर हीलियम न्यूक्लियस टू फॉर्म बेरिलियम 8 न्यूक्लियस। और यहाँ पर पूछा गया है कि इज सच अ फ्यूजन एनर्जेटिकली फेवरेबल? एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम 8 ये दे रखा है 8.0053 U एंड दैट ऑफ He4 इज 4.0026 U। तो देखिए बच्चों, Q वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? हमें पता है Q वैल्यू होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन रेस्ट मास एनर्जी, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन रेस्ट मास एनर्जी, मतलब कि ये हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। अगर U इनिशियल हमें निकालना हो तो U इनिशियल कितना हो जाएगा? तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हीलियम के न्यूक्लियस दो है ना, लेकिन हमारे को एटॉमिक मास दे रखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग एटॉमिक मास यूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और बेरिलियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना। तो बेरिलियम के पास हम लोग समझ पा रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के मासेस जो है वो बड़े आराम से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो U इनिशियल में हम लोग क्या लिख दें? 2 टाइम्स 4.0026 U इंटू सी स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो ये हमारे पास क्या आ गया? U इनिशियल आ गया। अब U फाइनल अगर निकालना चाहें तो वो हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे? 8.0053 U इंटू सी स्क्वायर। तो ये फाइनल एनर्जी आ गई, ठीक है। तो इनिशियल मास था 2 इंटू 4.0026 U और उसको मल्टीप्लाई कर दिया था हम लोगों ने सी स्क्वायर से ताकि रेस्ट मास एनर्जी आ जाए। तो अब हमें क्या करना है? U इनिशियल माइनस U फाइनल करना है ना, वही हमारे को Q वैल्यू देगा। तो देखिए बच्चों, इसको कैलकुलेट करने पर ये क्या आ जा रहा है? Q हमारे को दिख रहा है, आ जाएगा, ये हो जाएगा 8.0026 का डबल होता है 52, है ना। तो 8.0052 है ना, और इसमें से क्या घटा देंगे? 8.0053 है ना, और बाहर क्या आ जाएगा? UC स्क्वायर। अब UC स्क्वायर की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं? 931 ले सकते हैं। तो Q वैल्यू देखिए कितनी आ गई? ये आ गई माइनस में 0.0001 मल्टीप्लाइड बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि Q वैल्यू कितनी आ रही? वो आ रही माइनस में और माइनस 93.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर Q वैल्यू जो है वो कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब कि क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये जो रिएक्शन है ना, ये जो फ्यूजन रिएक्शन है ये एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये न्यूक्लियस चैप्टर भी जो है खत्म हो गया है एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत प्यारा लगा होगा। इन केस बच्चों अगर कोई डाउट रह जाता है इस लेक्चर में, इस चैप्टर में, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।